हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित और 91.2 एनआईवीएच हलदोन देख और सुन रहे हैं आप। एक सवाल में अगर आप सबसे पूछूं लाइफ क्या है, तो हर एक का प्रोस्पेक्ट अलग अलग आएगा, अलग अलग जवाब आएगा। कुछ लोग कहेंगे लाइफ इज अ रेस, और वो इसलिए कि हम हर चीज के पीछे भागते ही रहते हैं, है ना। लोगों को लाइफ एक रेस लगती है। और कुछ लोग कहेंगे लाइफ इज अ स्पोर्ट, उनको थोड़ी सी लाइफ आसान लगती है, वो हंसते खेलते हुए उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं दोनों चीजों को लाइफ में पर्पस बनाकर चल लेते हैं। मीन्स वो लाइफ की रेस के साथ साथ ट्रैक की रेस पर भी चलते हैं, और वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। और वो स्पोर्ट्स देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए मेडल लाने के लिए खेलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही एथलीट से मिलाना चाहता हूं जो कि 100 मीटर, 200 मीटर एंड लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। यस, मैं हूं इस वक्त रमन सर के साथ, जो कि ये तीनों ही स्पोर्ट्स खेलते हैं और पैरा स्पोर्ट्स खेलते हैं, और पिछले 20 सालों से ये गेम खेल रहे हैं। तो रमन सर, सबसे पहले वेलकम टू 91.2 एनआईवीएच हलदून। थैंक यू हाय लिसनर्स। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू अंकित जी फॉर हैविंग मी हियर। तो शुरुआत हम आपके जीवन के ट्रैक से करते हैं, फिर हम खेल के ट्रैक पर भी जाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपका जो चाइल्डहुड है वो कैसा रहा, और आप T11 कैटेगरी में, यानी कि आप विजुअल इम्पेयर्ड भी हैं, तो थोड़ा उस डिसेबिलिटी के बारे में भी बताएं। हाँ, मेरी जो मतलब अगर स्पोर्ट्स की शुरुआत की बात करें तो मैंने 2002 में दिल्ली से ही शुरुआत की थी। और मेरा जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा 5-6 साल पटना में बिहार में रहा। तो बेसिक एजुकेशन वहीं से फिर मैं दिल्ली आ गया। और उसके बाद 2002 एंड ऑनवर्ड्स अब तक मैं स्पोर्ट्स परस्यू कर रहा हूँ। और जो T11 ये एक कैटेगरी होती है जो कि टोटली ब्लाइंड कैटेगरी इसमें आते हैं। T11, T12 और T13 हम्म, मीन्स टोटली ब्लाइंड, लो विजन एंड पार्शली ब्लाइंड जो होते हैं। तो हम्म, ये हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट स्पोर्ट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर सारे एथलीट्स आते हैं एज फार एज पैरा एथलेटिक्स इज कंसर्न। राइट। सो अब हम अगर फील्ड की ही ट्रैक की बात करें, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रैक पर चलें, तो आपसे ये गेम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? पहले क्या इंट्रोड्यूस हुआ, 100 मीटर, 200 मीटर या लॉन्ग जंप? आपने पहले किससे शुरुआत की, और ये आपके पास गेम आए कैसे? आपकी खुद की चॉइस थी, या कैसे आई ये गेम आपके पास? नहीं, इसकी पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। मतलब हम्म, मैं शुरू से ही थोड़ा स्प्रिंट में विश्वास रखता था। तो ऐसे ही कहीं एक पटना में कंपटीशन हो रहा था तो मुझसे किसी साइटेड पर्सन ने बोला कि मैं विसिल बजाऊंगा और आपको मुझे फॉलो करना है। हम्म, तो बहुत बचपन की बात थी। मैं शुरू से ही थोड़ा सा एनर्जेटिक और थ्रिल में यकीन रखता हूँ। तो हम्म, उन्होंने जब विसिल बजा के आगे आगे भागना शुरू किया तो मैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और हम्म, मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि मैं उनसे टकरा गया और हम्म, फिर उनसे आगे चला गया। हम्म। तब से ही मुझे मतलब भरोसा हो गया कि मैं स्प्रिंट कर सकता हूँ और फिर से मैं अपने ड्रीम को परस्यू करने में लग गया और एक स्प्रिंटर बनने का मैंने फिर ठान लिया। और तब से ये जर्नी कंटिन्यूअसली चल रही है पिछले 20-22 सालों से। बिल्कुल। एंड जैसा कि हम अगर जानते हैं, अगर मैं कहूं, क्योंकि आपने बात की कि साइटेड पर्सन, तो मैंने देखा है ट्रैक पर, और ट्रैक पर आपको एक सीधी लाइन में चलना है, आप दाएं बाएं नहीं हो सकते, और आपको शायद गाइड रनर के साथ भी चलना है। तो बिल्कुल। शुरुआत में तो चैलेंजेस चैलेंजेस आए होंगे, तो वो फोकस और डेडिकेशन और एक ही लाइन में सीधे चलने का कोई, आपने कैसे वो जो स्टार्टिंग चैलेंजेस है उसको फेस किया? नहीं नहीं, इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी बता दूं कि हम्म, जैसे जो टोटली ब्लाइंड के इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो भी कंपटीशन कराए जाते हैं हम्म, इसके लिए एक गाइड रनर प्रोवाइड किया जाता है। उसको आप हम्म, पीस मेकर कह सकते हैं। आपका को रनर जो कि आपके साथ चलेगा और 30 सेंटीमीटर का गैप होता है इन बिटवीन। हम्म, उसके मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है कि आप आगे पीछे ना होए हम्म, और एथलीट को केवल गाइड करें। बस उसको ना तो पुल करें ना तो किसी तरह का ड्रैग करें ना कोई सपोर्ट करें। बस आपको करना है कि वो सीधी लेन मेंटेन कर सके, बस इतना ही सपोर्ट आपको देना है। तो ये सपोर्ट होता है गाइड रनर का। बिल्कुल। और मैंने ये सुना है कि जो गाइड रनर होता है उसके साथ एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग सी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसके अलावा, हाँ, और इसके अलावा एक चीज और होती है, जो मेडल आप लेंगे वही मेडल आपके गाइड रनर को भी मिलेगा। तो बिल्कुल
कोई मेमोरीज आपके गाइड रनर के बारे में कुछ आप बताएं, क्या इमोशनल कनेक्शन है आपका, कैसी बॉन्डिंग है? अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तक मैंने बहुत सारे गाइड रनर्स के साथ रनिंग की है और स्टेज साझा किया है, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। और एक बॉन्डिंग की आप बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग तो हो ही जाती है जिसके साथ हम सुबह शाम 2 साल 4 साल तक, जब तक मतलब वो फ्री रहता है, चाहे हमारी ट्यूनिंग जब तक रहती है हम करते हैं, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी सपोर्टिव भी रहते हैं। तो मतलब हम लोगों की एक ऐसी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि 4 हाथ और 4 पैर शायद 2 ही हो गए हैं, तो इतनी हम्म, अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। बिल्कुल। एंड 2 दशक हो गए, यानी कि 20 साल हो गए, कितना डेवलपमेंट आपने खुद ने इस स्पोर्ट्स में देखा है, चाहे 100 मीटर की बात करें, चाहे 200 मीटर की हम बात करें? अगर मैं इसी पूरे जर्नी की बात करूं, स्पोर्ट्स एज अ होल, टोटली ब्लाइंड के स्पोर्ट्स के बारे में, तो मैं तो कह सकता हूं अपने आप को बहुत ही पायनियरिंग स्पोर्ट्स पर्सन में से एक हूं। हम्म, और पहले स्पोर्ट्स में ना तो स्कोप था, ना कोई फैसिलिटी थी, और ना कोई करना चाहता था। इसी वजह से हम्म, मैंने 2000 जब 4 में पहला गोल्ड मेडल लिया था इप्सा नेशनल स्पोर्ट्स मीट में, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस समय लोगों की माइंड सेट यही होता था कि अगर आप स्कूल में हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ का सपोर्ट है, तो आप स्पोर्ट्स को परस्यू कर पा रहे हैं। हम्म, लेकिन जैसे ही लोग कॉलेज आते थे, तो स्पेशली जो टोटली ब्लाइंड होते थे उनका स्पोर्ट्स बंद हो जाता था। हम्म, तो इस बैरियर को मैंने तोड़ने का काम किया कि जब मैंने स्कूलिंग मेरी खत्म हुई, जब मैं कॉलेज में आया, तो मैंने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स परस्यू करना ही करना है। हम्म, और तब से जो मैंने स्पोर्ट्स परस्यू किया, आज भी कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे देख के और लोगों ने मतलब बहुत अच्छा स्पोर्ट्स किया है तब से। और हम्म, मेरे बैच के बाद जो भी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन स्कूल में रहे हैं, वो कॉलेज में भी अपना स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं। और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है, और सारी मतलब हर तरह का सपोर्ट अवेलेबल है अगर कोई अच्छे से दिल से स्पोर्ट्स करना चाहे तो, आज के डेट में। पहले बिल्कुल। तो थोड़ा सा सफर बहुत कठिन था, पर हम्म, नाउ टाइम हैज गॉन। तो अब अच्छे दिन आ चुके हैं। अगर कोई एक्चुअल में जील वाला, पैशन वाला कोई एथलीट है, तो वो कर सकता है, उसको सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। बिल्कुल। तो 100 मीटर से 200 मीटर पर आप पहले शिफ्ट हुए होंगे, और फिर लॉन्ग जंप, ये ट्रांजिशंस के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, नहीं, ये ट्रांजिशन नहीं, जो स्पोर्ट्स जो डिसिप्लिन है, इसकी हम्म, कैटेगरीज होती हैं, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल हम्म, डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। हम्म, तो जब हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसमें ये थ्रिल वाले इवेंट्स होते हैं। तो हम्म, इसका पार्ट है, मतलब जिस जो 100 मीटर कर रहा है वो 200 मीटर कर सकता है। ओके, ओके। 100 मीटर और 200 मीटर एक साथ के ही इवेंट है। हम्म, और साथ में लोग जंप भी करते हैं, 100 200 जंप एंड 400 मीटर तक जो शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स होते हैं, वो हम्म, अपने इवेंट ऑप्ट कर सकते हैं। ये 100 और 200 इसलिए क्योंकि हम्म, हर कंपटीशन में हमें 3 इवेंट्स खेलने का मौका मिलता है। तो हम अपने हम्म, 3 इवेंट्स चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल। और आप खुद बाहर भी जाते हैं अलग अलग इवेंट्स में, तो कैसा सपोर्ट रहता है एक पैरा एथलीट के साथ, या जब वो इंडियंस को देखते हैं कि हमारे देश में, कंट्री में ये खेलने आ रहे हैं और इंडिया से आ रहे हैं, तो कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, अब तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ सभी लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरह का भी सपोर्ट आपको चाहिए, हमारे जहाँ भी हमारे कंटिजेंट जाते हैं, तो बाहर भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। और जितना डेवलपमेंट पैरा स्पोर्ट्स में इंडिया में हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा दूसरी कंट्रीज में भी मतलब पैरा स्पोर्ट्स बहुत डेवलप कर चुका है और सभी लोग अवेयर हैं। हम्म, और आज फैसिलिटी भी बिल्कुल पैरेलल, जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन को जो फैसिलिटीज मिलती है, वो इंडिया में आज पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को भी है। और बाकी कंट्रीज में भी, जहाँ तक कि हम लोगों ने 10-12 कंट्रीज के एथलीट से बात की है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका। तो मैं ये कह रहा था, हमने टेक्निकल पक्ष की बात कर दी थी, आपने उस पर बात करी। तो 100 मीटर एक शॉर्ट टर्म की भले रन है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो बिल्कुल। आपकी ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, किस तरह से आप ट्रेन होते हो इस स्पोर्ट के लिए, उसके बारे में बताएं। ट्रेनिंग का मॉर्निंग एंड इवनिंग, लाइक 2.5 hours मॉर्निंग एंड 2 hours इवनिंग, ये तो शेड्यूल है ही। बाकी वो डिपेंड करता है कंपटीशन में, मतलब कौन सा फेज चल रहा है आपका, मिड सीजन है, ऑफ सीजन है, या सीजन है। तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग जो कोच है वो एडजस्ट कर लेते हैं, पर मॉर्निंग इवनिंग का प्लान रहता है। हम्म, मीन्स आपको वीक में 10 सेशंस करने ही करने हैं, ओके, 8 to 10 सेशंस वो करने होंगे। ओके। और आप खुद इस वक्त अभी बैंक में काम करते हैं, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाते हैं आप?
चलो मैं बताना चाहूँ तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं तो हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत इजी है। सो मैं पढ़ रहा था जो आपकी प्रोफाइल थी उसमें आपने कई सारे मेडल तो जीते हैं, लेकिन आपने एक रिकॉर्ड की बात की थी और वो हाल ही में टूटा है 2020 में। आ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में बताएं थोड़ा। नहीं ऐसा था कि मैं उस समय इंजर्ड था हम्म। और हमारे ही स्कूल के एक जूनियर एथलीट जो कि वो अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम्म। तो वो उन्होंने अभी सीनियर में डेब्यू ही किया था हम्म। और मैं इंजर्ड था, इस वजह से मैं वो रेस तो हार गया, लेकिन तब से मेरी परफॉर्मेंस भी थोड़ी हम्म। डाउन रही और तब से हम दोनों की फाइट चल रही है फर्स्ट सेकंड की। और अभी तक तो वो 3-4 सालों में अभी तक वही रहा है चैंपियन। यस। तो मेरा अभी टारगेट है कि जो अगले नेक्स्ट May 26 को ट्रायल है उसमें अपने नेशनल रिकॉर्ड को फिर से हासिल करना है और आगे एशियन गेम के लिए भी क्वालिफाई करना है। बिल्कुल। तो एशियन गेम्स बहुत जल्द होने वाले, मेरे ख्याल से अक्टूबर में होने वाले हैं। उसके ट्रायल्स अभी शेड्यूल कर दिए गए हैं 26 मई को बेंगलोर में। वाह, तो ऑल द बेस्ट। और हम ये थैंक यू चाहेंगे थैंक यू। कि आप वो क्वालिफाई करें और हम एशियन गेम्स में फिर आपको देखें। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। सो ये और गेम्स की प्रिपरेशन, जैसे अभी आप एशियन गेम्स की ही बात करें, तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशंस करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो तो रहता ही है, जैसे कंपटीशन जिस लेवल का है तो ट्रेनिंग मेथड भी एडवांस होता चला जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उन लोगों को बताएं जो लोग इस स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आप ही की तरह दौड़ना चाहते हैं, कहाँ से और कैसे शुरुआत करें, कैसे तैयारी करें? उन लोगों के लिए जो अभी सुन रहे हैं और जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं यही कहूंगा, वो जहां भी हैं, जिस इंस्टीट्यूशंस में है, चाहे घर पे हैं, चाहे किसी स्कूल में है, कॉलेज में है, पहले तो अपने फिटनेस को प्रायोरिटी दें। अगर आप फिटनेस के लिए जाएंगे, अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज में आ गए, अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी शुरू हो गई, तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप उसको परस्यू कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है उनको कि पहले सुबह जगें। पहले तो जगने के यहाँ एक तो बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि लोग सुबह जगते नहीं है। यस। सुबह जगें, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए बाहर निकले। अगर उनको लगता है कि वो उनके लिए इंटरेस्टेड है तो उसको एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं। अगर कोई बनाना चाहे तो मेरे से वो कांटेक्ट भी कर सकता है और उसको मैं जो भी गाइडेंस और हेल्प हो सकती है वो मैं ज़रूर करूँगा। जो भी स्पोर्ट्स से मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी अपने थ्रू अपने लोगों को बता सकते हो, चाहे किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, केवल पैरा एथलेटिक्स ही नहीं, पैरा स्विमिंग, जूडो, जिस तरह के डिसिप्लिन में अगर इंटरेस्टेड है, अगर कांटेक्ट करेंगे तो जरूर उसकी हेल्प की जाएगी और वो अच्छा स्पोर्ट्स कर पाएगा। यानी ये अपने मैं, इतने सालों को लेगेसी के साथ हम आगे आने वाले लोगों के लिए यही कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये मैं कहना चाहता हूँ कि रमन सर जो हैं वो फ्यूचर प्लान एज ए ट्रेनिंग सेंटर या कोच, एज ए कोच। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा टारगेट रहेगा कि यस। जब मैं अपने बूट हैंग कर दूं तो कम से कम हर 4 साल में ज्यादा नहीं तो 3 से 4 लोगों को तैयार कर सकूं ओलंपिक टू ओलंपिक। बिल्कुल। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ओलंपिक से मुझे याद आ रहा है, आपने कई सारे नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं। तो जैसे कि अभी आप एशियन खेलेंगे तो वहां पर भी एक क्वालिफायर होगा शायद ओलंपिक्स के लिए, है? बिल्कुल आप बिल्कुल। उस पर कुछ बताएंगे? हाँ नहीं, क्वालिफायर हो, जैसे एक कंपटीशन का कैलेंडर चलता है, हम्म। जैसे एक ओलंपिक का क्वालिफायर पीरियड अभी वो निकालेंगे तो 1 जनवरी 2027 से हम्म। 28 का कोई महीना वो ले लेंगे, उस इन बिटवीन आपको क्वालिफाई करना है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे जो कि ओलंपिक के लिए एज अ क्वालिफायर कंपटीशन आप उनको मान सकते हो, पर एशियन गेम भी उनसे उनमें से एक होगा। मैं समझता हूँ कि हम्म। अक्टूबर में हमारे एशियन गेम्स हैं, तो एशियन गेम भी एक ओलंपिक का क्वालिफायर हो सकता है राइट। अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे इवेंट्स आपने खेले हैं, 2004 से आप खेल रहे हैं। और हाँ मैं देख हाँ रहा था जी। आपने शायद एशियन एशियन गेम्स भी 4 खेले हैं, हाँ अगर मैं जी हाँ गलत जी। नहीं। हाँ जी। तो आपका सबसे यादगार मोमेंट, सबसे यादगार कौन सा पल या मेडल रहा जो आप हमारे लिसनर्स को या देखने वालों को बताएंगे? यादगार तो मुझे लगता है कि वही हो गया है शायद कि जब मैं 2018 के एशियन गेम्स में फोर्थ हो गया था, हम्म। मात्र कुछ माइक्रो सेकंड से। हम्म।
तो वो चीजें हमेशा चुभती रहेंगी। और उससे पहले जितने भी एशियन गेम्स थे, किसी न किसी गलती के वजह से मेडल मिस करा, पर इस बार तो फाइनल में आके और फिर फोर्थ हो जाना, वो एक तरीके से सेटबैक भी है और यादगार भी है, ये कह सकते हैं। तो सेटबैक भी है, यादगार भी है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो हार्ड वर्क विल नेवर गो इन वेन, वही वाली बात है। तो ये आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है कि आप फ्यूचर में जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको आपका अच्छा करना आपकी परफॉर्मेंस बताती है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत है, तो जरूर वो इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग में, ट्रायल में वो दिख जाता है, तो आप कंसिस्टेंटली फिर आप उसको परस्यू करने लगते हैं। ओके। आप जॉब भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो फ्री टाइम तो नहीं मिलता होगा, और अगर मिलता है तो हाँ, फिर ये थोड़ा टफ रहता है, यानी फ्री टाइम मिल ही नहीं पाता है, तो एक्स्ट्रा आप नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हमारे सुनने वालों को, चाहे वो कोई भी लिसनर हो, क्योंकि हमें पैरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट भी करना है और हम चाहते हैं कि इसकी विजिबिलिटी बढ़े और लोग भी देखें, आपका क्या मैसेज रहेगा ऑडियंस के लिए? सभी ऑडियंस के लिए, प्लस मतलब विजुअली इम्पेयर्ड स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, वो अपने नज़दीकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से मतलब कांटेक्ट करें और टच में रहें। जो इस बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर बोर्डिंग स्कूल्स में हैं, तो आजकल हर जगह हर हॉस्टल्स में स्पोर्ट्स के लिए एक एक टीचर्स डेडिकेटेड हैं और रिक्रूटेड हैं, तो स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो वहाँ पे वो कांटेक्ट करें और आगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लिए खेलने के लिए उनको बताएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये ना समझें कि स्पोर्ट्स केवल आपका एक फिटनेस का जरिया है, स्पोर्ट्स अब प्रोफेशन भी बन चुका है। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे तो आपको जॉब भी मिल सकती है और एकेडमिक से कहीं बेहतर जॉब मिल सकती है। तो आप स्पोर्ट्स करें, अच्छे लेवल पे करें, जितने अच्छे लेवल पे आप करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स करने के 2-3 फायदे हैं वैसे तो। एक तो है कि आपका फ्री का हेल्थ इंश्योरेंस है, कभी आप बीमार नहीं होंगे, और इस तरह से जिससे लोगों को बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम आती है वो कभी आने वाली नहीं है। और दूसरी बात, अपने आप स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन बना सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप एकेडमी हो, चाहे एकेडमिक में हो या फिर जहाँ भी हो, लेकिन स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो फिटनेस के माध्यम से हो या प्रोफेशन के माध्यम से हो, कम से कम हाफ एन आवर का टाइम जरूर निकालें और स्पोर्ट्स करने की कोशिश करें। दूसरे स्पोर्ट्स को आप फॉलो करते हैं, और करते हैं तो कौन कौन से स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं? बेसिकली मैं क्रिकेट और हाँ, क्रिकेट ही कर पाता हूँ। बाकी इंटरेस्ट तो हर चीज में है, मतलब देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ कुछ कुछ चीजें। जब कॉलेज में थे और उसके बाद भी जब क्विज वगैरह कंपटीशन अटेंड करते थे तो सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करते थे, पर अभी बेसिकली क्रिकेट ही फॉलो हो पाता है जो कि ट्रेंडिंग में रहता है। बिल्कुल, यानी आईपीएल फॉलो कर रहे हैं आप? नहीं, आईपीएल नहीं, पर मेजर आईसीसी इवेंट्स। ओके, आईसीसी इवेंट, यानी कि हाँ T20 वर्ल्ड कप आपने जरूर फॉलो हाँ किया? हाँ हाँ, वो सब। बिल्कुल। तो फेवरेट फेवरेट प्लेयर और फेवरेट टीम? फेवरेट प्लेयर तो अभी मतलब मेरा प्रीवियसली तो सौरव गांगुली थे। करंटली मैं विराट कोहली को मतलब बहुत बेहतर खिलाड़ी समझता हूँ, क्योंकि उसके टेम्परामेंट को देखते हुए, क्योंकि खिलाड़ी वही है जो कि सरकमस्टांसेस को देख के परफॉर्म करे, टीम के लिए खेले, वही बेहतर खिलाड़ी है। तो अभी के लिए विराट कोहली और पहले सौरव गांगुली मैं क्रिकेट में पसंद करता था। सौरव गांगुली तो मेरे भी फेवरेट रहे, विराट हाँ कोहली भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया युवराज सिंह। उनसे बेटर मुझे नहीं लगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो एक मतलब आपका हो सकता है, लेकिन हम्म, मैं जो समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना क्रिकेटिंग ब्रेन, यस यस। वो शायद विराट कोहली में मैं समझता हूँ कि बेहतर है थोड़ा। हाँ, नहीं, आपकी बात सौरव गांगुली भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने हमको जीतना सिखाया। हाँ 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 हाँ, फॉरेन सॉइल पे अगर किसी ने जीतना सिखाया तो वो सौरव वो गांगुली ही। सौरव गांगुली में। यस। और अगर मैं अब ये बात करूं, रमन अगर एथलीट ना कर रहे थे तो शायद क्रिकेट खेल रहे होते या कुछ और कर रहे होते? अगर मैं एथलीट नहीं होता तो मैं डिफेंस ज्वाइन, मतलब अगर एथलीट ना होता और विजुअली इम्पेयर्ड नहीं होता तो मैं डिफेंस ज्वाइन करता। ओके ओके और वैसे अगर देखे तो मैं फिर सिविल सर्विसेज में जाता, क्योंकि ओके। मैंने एक अटेम्प्ट लिया भी था 2012 में। उसके बाद हमारे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी मिल गए, तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि नहीं, तुम स्पोर्ट्स ही आगे परस्यू करो।
तो इसलिए 2012 के बाद भी आज तक स्पोर्ट्स ही चल रहा है कंटिन्यूअसली। हम्म। आप जिस बैंक में हैं वहां से कैसा सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि आपको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाना पड़ता है, तो ऑफिस का माहौल और छुट्टी वगैरह कैसे होता है? हाँ नहीं, छुट्टियां तो मिल जाती हैं। बाकी अभी धीरे धीरे पॉलिसीज हम लोग यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो पैरा स्पोर्ट्स की कोई पॉलिसी थी नहीं। हम्म। बैंक में जो नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की रिक्रूटमेंट है उसकी ही पॉलिसी थी। पर अभी हम लोग बार बार उनसे लिख के, अपने एचआर सीजीएम से मिलके काफ़ी कुछ चीज़ें हमने उनके मतलब नॉर्मल पॉलिसी में ही इंक्लूड करा दिया है। लेकिन स्पेशल पैरा स्पोर्ट्स की पॉलिसी अभी आनी बाकी है। तो अभी तक जो हमारी सपोर्ट की बात करें तो केवल छुट्टी मिल पाती है, पर बाकी जो फैसिलिटीज है वो धीरे धीरे शायद मिल पाएगी आगे आने वाले टाइम में। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, आप अगर ओवरऑल भी पॉलिसी की बात करें तो क्या आप चाहेंगे कि क्या पॉलिसीज आनी चाहिए? बस और कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी है बस पैरेलल वही चलना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा तो हम कुछ कह भी नहीं रहे। जी। बस अ, इक्वल होना चाहिए बस। जी। अ, इसी नोट पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, या मैं आपसे ये कहूंगा, ऐसी कोई बात जो मैंने ना कही और आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। नहीं नहीं, आपने तो मुझे लगता है कि सब कुछ पूछा है, और जहाँ तक कि सुनने वालों के लिए भी शायद जानकारी मिली है। पर बस मैं यही कहूंगा कि अभी भी स्पोर्ट्स के प्रति कम लोगों का रुझान है। तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले जितने भी छोटे हैं, मेरे जूनियर्स हैं, चाहे अभी जो इन्होंने थोड़ा करके छोड़ दिया है वो लोग हैं, चाहे तो थोड़े हाफ हार्टेड हैं अभी भी स्पोर्ट्स में आने के लिए, तो लोग जरूर स्पोर्ट्स को चुने। हो सकता है कि साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत ऐसा लगे कि उनको बेकार जा रही है, लेकिन वो अगर 3 साल तक करेंगे तो जरूर उनको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और एक बार अगर पॉजिटिव रिजल्ट स्पोर्ट्स में आया तो आप आगे आगे भी करेंगे, और आगे करेंगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आप आगे फिर सोच नहीं पाएंगे कि ये स्पोर्ट्स छोड़ना भी है क्या। बिल्कुल, स्पोर्ट्स तो नहीं छोड़ना है, चाहे हाँ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लेवल पे कहें, चाहे अवेयरनेस के लेवल पे कहें, स्पोर्ट्स को तो हमें सपोर्ट करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सब तो मैं आपको बधाइयां दूंगा कि आप जरूर एशियन गेम्स में क्वालिफाई करें, वहां से मेडल लाएं, और फिर हम आपको ओलंपिक्स में भी खेलते हुए देखें, और हम आपको फिर बुलाएं उस ओलंपिक जर्नी के लिए, ताकि हम वो जर्नी आपसे समझ पाएं और खेल गांव का जो माहौल होता है वो भी आपसे जान पाएं। रमन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही कहा अपने फाइनल नोट में कि किसी भी को भी किसी तरह की किसी जानकारी की जरूरत हो, जस्ट गिव मी अ कॉल 9868755625। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।